हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू सीसी मैट्रिक्स। तो ये हमारा लेक्चर 3 है और इसमें हम डिस्कशन करेंगे इन्वायरमेंट लेजिस्लेशंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 से 3 सवाल हर साल आते हैं और सारी चीजें हम कवर करेंगे। अगर आपने ये कर लिया तो आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्री के लिए भी हो जाएगा और मेंस में वैसे डायरेक्टली पूछते नहीं है, लेकिन हाँ, जो चीजें आपका मेंस में पूछेंगे वो भी आपका कवर हो जाएगा। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। चलो तो शुरू करते हैं इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन के बारे में। क्विकली हम ये सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। तो नेशनल इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन क्यों आया? देखो, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कब? 1972 में। पूरे वर्ल्ड लीडर साथ में बैठे, उन्होंने बोला कि चलो कुछ इन्वायरमेंट के बारे में बात करें। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कि इन्वायरमेंटलिज्म मूवमेंट चला था 1960 70s में, बिहेवियरल और ज्योग्राफी के बाद। तो उस टाइम पे बहुत सारे जो लीडर्स थे, वर्ल्ड लीडर्स थे, वो एक जगह बैठे स्टॉकहोम में, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की और फिर ये बोला कि हम लोग अब चलते हैं इन्वायरमेंट को बचाएंगे। तो सब लगभग जिन्होंने भी वहां पे अपना अटेंडेंस दिया था, सब ने ये प्लान बनाया कि हम एक अपना खुद के कंट्री में लेजिस्लेशन क्रिएट करेंगे। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी, वो भी आई और उन्होंने भी कई सारे एक्ट्स बनाए। उसी टाइम से एक्ट्स बनना शुरू हुआ, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1972 में। तो बहुत सारी चीजें थी। तो एक क्या हुआ, अमेंडमेंट किया गया, 42nd अमेंडमेंट, जिसमें आर्टिकल 51 AG, ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, इसको ध्यान रखना। तो ये क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज है कि जो सिटीजन है इंडिया के, कॉमन सिटीजन, आपकी भी ड्यूटी है कि आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करिए। तो 51 AG 42nd अमेंडमेंट हुआ था। ये पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन है। तीसरा, डीपीएसपी में मेंशन है 48A। तो उसमें भी बात हो रहा है कि स्टेट पॉलिसी बनाएगा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए। फिर आर्टिकल 21 की भी बात होती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि आर्टिकल 21 में भी इसके बारे में बोला गया है कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट और सेफ इन्वायरमेंट, से जो भी बोला जाता है। तो वो बात हुई थी। इसी की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था 1980 में, और फिर 2015 में उसको इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कर दिया गया। तो ये डिपार्टमेंट भी इसी के लिए क्रिएट हुआ था। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको इवैल्यूएशन बताया इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन का। अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना वाटर वाला एक्ट। तो क्या है? द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974, और थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ था 1988 में। तो ये क्या था? वाटर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, एक्ट अगर कोई है ना, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये एक्ट से बना है। तो पहली चीज, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड है। वाटर में जो भी पॉल्यूशन हो रहे है उसको कंट्रोल करेगा। कोई चीज परमिशन चाहिए उसको कंट्रोल करेगा। एक्ट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, पावरफुल बॉडी हो गई। जब एक्ट से बना है तो इसके पास पावर भी होगी चीजें कंट्रोल करने की, कि इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन निकल रहा है तो उसको कंट्रोल करना, वाटर पॉल्यूशन। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो इसमें दो चीजें बात हुई। एक, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा स्टेट के अंदर, जो अपने स्टेट के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको एक स्टैंडर्ड बताएगा कि देखो भैया, इससे ज्यादा आपके फैक्ट्री से पॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। कैसे इसको मैनेज करना है? ऐसा नहीं कि आपने रिवर में ओपनली डंप कर दिया, गंगा रिवर में जा रही है। तो ये सारे स्टैंडर्ड की बात करेगा। फिर एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा जो यूटीज के लिए देखेगा। जैसे स्टेट वाला जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए देखा। अब यूटी बचा, यूटी कौन करेगा? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये करेगा। अब इसके बारे में भी देखते हैं। और फिर इसने बोला कि 1988 अमेंडमेंट एक्ट empowered एसपीसीबी, मतलब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और सीपीसीबी डायरेक्टली क्लोज ए डिफॉल्टिंग इंडस्ट्री प्लांट। आप क्लोज कर सकते हो, ये भी पावर है। तो पावरफुल बॉडी है दोनों, ये ध्यान रखना, स्टेट के लिए, यूटीज के लिए, लेकिन ये ओवरऑल बड़ा है। और ये स्टेटरी बॉडी है। ये आगे अभी हम आगे देखते हैं। तो देखते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में भी नाम आया था। और ये 2010 में यूपीएस, सॉरी, 2018 में यूपीएससी ने पूछा भी था प्रीलिम्स में। तो ये एक स्टेटरी बॉडी है। किससे कॉन्स्टिट्यूट हुआ था जो वाटर वाला एक्ट है 1974। तो यही पूछा था कि ये स्टेटरी है या नहीं है। यस, इस एक्ट के अंदर है, तो है ही है। दूसरा, इसका जो पावर है, वो पावर कहाँ से आता है? ये जो एक्ट है एयर वाला 1981। तो अब ऐसे जो वाटर वाला एक्ट है 1974, वहां से इसको बनाया गया, और जो पावर इसको दिया गया वो जो एयर वाला एक्ट है। ऐसे अगर आप याद करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉन्स्टिट्यूट 1974 अंडर द वाटर एक्ट। सीपीसीबी वाज इंटरेस्टेड द पावर एंड फंक्शन। इसका पावर एंड फंक्शन है, पावर एंड फंक्शन किसके अंडर है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। इसका जो चेयरमैन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और ये ओवरसी करता है नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो नैप करके है, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो बेसिक आइडिया हमने देख लिया, स्टेटरी बॉडी है ये, कभी मत भूलना। नाउ, एक सेस एक्ट आया था 1977 में। सेस एक्ट में क्या था? द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट वाज पास
to generate financial resources to meet the expenses of CPCB, SPCB। अब ये दो बॉडी हैं, अब इनको पैसा कौन देगा? पैसा ये लोग कहाँ से लाएंगे? खेत बेच के तो लाएंगे नहीं। तो इनके लिए एक एक्ट पास किया गया, सेस, कि जो इंडस्ट्रीज है उनको सेस देना पड़ेगा, या आपने पॉल्यूशन ज्यादा एमिट किया तो उसमें जो भी पेनल्टीज लगेंगी, तो इनके पास पैसा आएगा जिसको वो यूज करेंगे। अब कैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, जिससे बहुत सारे कोचिंग वाले भी देते हैं, कि जो सेस सेस वाला प्रोविजन है वो 1981 एक्ट, एयर एक्ट में है नहीं, उसका अलग से सेस एक्ट बना हुआ है। ये 1974 वाले में नहीं, ये अलग से इसका वाटर सेस एक्ट है 1977, उसमें सेस एक्ट की बात होती है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बहुत बारी देखा है, इसीलिए मैंने ये छोटा सा पॉइंट रखा। और एक पॉइंट से फिर आप कंफ्यूज होते हो, 50-50 में आते हो, 50-50 में गलत हो जाते हो, तो आप बोलते हो कि सर ये मेरे 50-50 में, मतलब दो में कंफ्यूजन होती है लेकिन गलत ज्यादा होते हैं, इसीलिए। फिर आते हैं कि जो अपना एयर वाला एक्ट है, अब वाटर वाला हो गया था, तो अब ये बात हुई कि यार देखो, वाटर का तो हम कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन एयर पॉल्यूशन का भी कंट्रोल होना चाहिए। तो फिर 1981 में आया, तो इसका मतलब क्या था, क्यों इसको लाया गया? improve the quality of air and to prevent, control and abate air pollution in the country. The act expanded the authority of central state board established under the water act to include air pollution। जो SPCB था अपना और CPCB था, इसका जो स्कोप था वो एक्सपैंड किया गया कि देखो अभी आप सिर्फ वाटर का नहीं करोगे, अभी आप एयर का भी करोगे। तो इसका एक तरीके से पावर इंक्रीज कर दिया गया। 1987 amendment introduced citizen suit provision into the air act and extended the act include noise pollution। दो चीज कि सिटीजन खुद जाके, खुद से अगर कोई इशू हो रहा है तो सिटीजन जाके उसको क्लेम कर सकते हैं कि ये दिक्कत हो रही है, इसको आप देखो। ऐसा नहीं कि वही लोग डिसाइड करेंगे, सिटीजन खुद जाके अप्रोच कर सकता है। पहली चीज सिटीजन सूट प्रोविजन है। दूसरा, नॉइस पॉल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए नॉइस पॉल्यूशन किस में है, 1986 एक्ट में है, 1974 में है, एयर एक्ट में है, ये एयर एक्ट में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें इसने इसकी भी बातें करी। अब आते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। ये बहुत ही बड़ा एक्ट है और ये बना था भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी 1984 में, तो जरूरत हुई कि कोई अम्ब्रेला टाइप का एक्ट होना चाहिए जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाए। तो आप देखते होगे बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आता है, और वो जो एरियाज होते हैं आसपास, इको सेंसिटिव जोन, वो भी इसके अंदर आता है। तो बहुत सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया enacted the Environment Protection Act 1986 in general legislation under Article 253। तो आर्टिकल 253 क्या होता है? देखो हम पढ़ते हैं ना सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, तो उसमें भी आर्टिकल 253 पढ़ते हैं कि कोई कोई ऐसा लॉ है जो मतलब यूनिवर्सल नेचर है, कि अगर उस पे बनाना ही बनाना है, कानून बनाना है, तो उसको स्टेट को मानना पड़ेगा। तो अगर नेशनल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, कोई एक्ट बनाया और बताया कि सारे स्टेट को कि आपको ये फॉलो करना है, तो सारे स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा, ये आर्टिकल 253 कहता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फुल पावर है इसमें। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी अम्ब्रेला एक्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर होती है, जैसे कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब इसमें एक नया एक्ट देखते हैं जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर दूसरे साल एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो इसमें किसकी किसकी बात हुई? एक तो स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। इस एक्ट में बात हुई है कि वो एडवाइस करेगा कि कैसे प्रोटेक्ट करे, एनवायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट करे। इस एक्ट ने डिफाइन किया है टर्मिनोलॉजी, जैसे कि हैबिटेट क्या होता है, हंटिंग क्या है, जू क्या है, जू सेंचुरी, नेशनल पार्क, रिजर्व फॉरेस्ट, रेगुलेशन फॉर हंटिंग एंड वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड। तो ये सारी चीजें डिफाइन है। तो ऐसे स्टेटमेंट आ जाएगा कि डिफाइंड है इस एक्ट के अंदर, हैबिटेट, हंटिंग एंड जू, यस डिफाइंड है। फिर क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, ये भी इसी एक्ट के अंदर आता है कि जो नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, ये इसी एक्ट के अंदर आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, नो नीड टू पास अ लॉ। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको लॉ बनाना है तभी आप जाके नेशनल पार्क्स बना सकते हो। नोटिफिकेशन के जरिए भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कर सकता है डिक्लेयर एन एरिया एंड सेंचुरी नेशनल पार्क। तो हम नेशनल पार्क सुनते हैं तो हमें लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ये आप ध्यान रखना। और ये जो एक्ट है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। इसके अंदर आपका आता है नेशनल पार्क्स, इसके अंदर आपका आता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके अंदर आपका आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर बहुत बहुत सारी चीजें आती है, इसको हम बाद में देखेंगे जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना, तो जो इसके अमेंडमेंट हुए हैं वो चीजें भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, लेकिन वहाँ और डिटेल में पढ़ेंगे क्यों, अपना करंट अफेयर्स का पार्ट रहेगा। फिर इसमें मैनेजमेंट ऑफ जू की बात हुई है कि जैसे एक जू अथॉरिटी होना चाहिए, कि अगर एक एनिमल एक जू से दूसरे जू में ट्रांसफर करना है तो कैसे, जू को रिकॉग्नाइज करना है तो कैसे, तो यही करेगा। ये भी स्टेटरी बॉडी है जो कि इसी के अंदर आती है। द एक्ट ऑल्सो अमेंडमेंट 8 टाइम्स,
तो ऐसे स्टेटमेंट आएगा कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, अभी तक ये 9 टाइम अमेंडमेंट हुआ है, नहीं 8 टाइम हुआ है, इंक्लूडिंग 2020-22। अब इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट जो मेजर मेजर मैं आपको बता दूं कि जब 2002 में बना था, तो उसमें क्या बना था, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, अभी हम आगे देखेंगे। वाइस चेयरपर्सन होते हैं जो, अरे यार, मिनिस्टर होते हैं इन्वायरमेंट के, हाँ, इन्वायरमेंट के मिनिस्टर होते हैं, वो होते हैं वाइस चेयरपर्सन। फिर एक 2006 में अमेंडमेंट हुआ था जिसमें एनटीसी आया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये भी स्टेटरी बॉडी है। फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आया था, ये भी स्टेटरी बॉडी है। तो ये अमेंडमेंट हुआ था 2006 में। तो मेजर मेजर अमेंडमेंट है जो इसके पार्ट है 1972 एक्ट के। अगर आपसे 1986 बोला तो वो गलत हो जाएगा। पहले क्या था, पहले 6 शेड्यूल थे, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5। 5 में वर्मिंग की बात की थी, 6 में प्लांट्स थे, और इसमें अरेंजमेंट किया गया था हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। अभी ये जो 6 थे, अभी 6 को 4 कर दिया गया। कब, जो 2022 का अमेंडमेंट हुआ है, 4 क्या कर दिया गया। पहले में तो आपका बता दिया गया कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होगा, जैसे स्लॉथ बियर, चीता, स्वैम्प डियर। दूसरे में बोला गया लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, एग्जाम्पल जैसे नीलगाय, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, अंडमान बुलबुल। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जानो कि जो 6 शेड्यूल था वो अभी 4 हो गया। पहले 6 था, अभी 4 हो गया। तीसरे में क्या है, प्लांट के बारे में। हाँ, प्लांट कहाँ था, 6 वाले में, 6 वाले शेड्यूल में प्लांट था, अभी प्लांट क्या है, 3rd शेड्यूल में। 4th शेड्यूल, एक नया शेड्यूल ऐड किया गया, साइट्स। क्यों, क्योंकि हमें चीता लाना था साउथ अफ्रीका से, तो जब तक हमारे पास इसका मतलब लीगल लेजिस्लेशन नहीं होगा तो हम नहीं ला सकते, क्योंकि हमें इसको साइन करना ही पड़ेगा, साइट्स। तो हमने इस कन्वेंशन को साइन किया और हमने इसको ऐड किया अपने नेशनल लेजिस्लेशन में। तो साइट्स 4th उसमें आ गया। अब देखो ये 4 आ गया, पहला हाईएस्ट डिग्री, फिर लेसर डिग्री, फिर प्लांट, फिर सीधे साइट्स का आ गया। ये साइट्स के बारे में आराम से पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब इसमें से गायब क्या कर दिया इन्होंने, वर्मिन गायब कर दिया। जो 2022 वाला है, इसमें वर्मिन हटा दिया गया, वर्मिन वर्ड हटा दिया गया, इसमें कोई चीजें नहीं है। अब वर्मिन कौन डिसाइड करेगा, वर्मिन डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके डिमांड पे, बिहाफ ऑफ स्टेट के डिमांड पे। अगर स्टेट बोलेगा कि देखो ये मंकी है, ये बहुत परेशान कर रहा है, इसको वर्मिन घोषित करो, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब एक्सक्लूसिव पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये ध्यान रखना। इसी की वजह से कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, केरला का कन्फ्लिक्ट चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो एक जब भी आप फेडरल इशू लिखते हो ना मेंस में, तो ये एक पॉइंट आप इन्वायरमेंटल एंगल डाल सकते हो, और ये काफी अच्छा पॉइंट है, आपको एक नंबर बढ़ा देगा। तो जो 1972 का अमेंडमेंट हुआ है 2022 में, क्या क्या है उसमें, साइट्स का प्रोविजन ऐड किया गया है। जो अपनी सारी चीजें देखेगा, मैनेज करेगा, हम डिटेल में देखेंगे जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। फिर इसमें क्या किया है, इसने empower किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो एलियन स्पीसीज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा, जो भी एलियन स्पीसीज है। फिर कंट्रोल ऑफ सेंचुरीज, द एक्ट इंटरेस्टेड द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है ना, ये बहुत ही पावरफुल पर्सन होता है, पावरफुल पर्सन। ये डिसाइड करता है ऑल द एक्टिविटीज इन साइड द नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कि क्या होंगी क्या नहीं होंगी। और इसको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। टू कंट्रोल, मैनेज एंड मेंटेन ऑल सेंचुरीज इन द स्टेट। फिर और क्या है कि जो सेंचुरीज हैं ग्राम सब उसके अंदर पड़ती हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज में, तो कंसर्न ग्राम सभा से हमें कंसल्टेशन करना पड़ेगा। फॉर सेंचुरीज फॉलिंग अंडर द स्पेशल एरिया, द मैनेजमेंट प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड बिफोर कंसल्टेशन विद द कंसल्ट ग्राम सभा। फिर कंजर्वेशन रिजर्व की बात करता है कि अंडर एक्ट स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर एरिया अर्जेंट टू नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज कंजर्वेशन रिजर्व फॉर प्रोटेक्टिंग फ्लोरा एंड फौना। द विल empower द सेंट्रल गवर्नमेंट टू आल्सो नोटिफाई कंजर्वेशन रिजर्व। क्योंकि पहले इसके जो था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं था कंजर्वेशन एरियाज और रिजर्व डिक्लेयर करने का, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर हो गया। ये पहली चीज। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है कि मान लो ये नेशनल पार्क है, इसके आसपास कुछ लैंड पड़े हुए हैं, अगर ये गवर्नमेंट लैंड है तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। अगर ये प्राइवेट लैंड, प्राइवेट है, तो हम इसको क्या अगर डिक्लेयर कर दिया स्टेट गवर्नमेंट, क्या बोलेंगे, कम्युनिटी रिजर्व, कम्युनिटी। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो अभी कंजर्वेशन रिजर्व सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है। सोचो कितनी बड़ी बात थी कि स्टेट के पास पावर था, सेंटर के पास नहीं था। फिर विल प्रोवाइड एनी पर्सन टू वॉलेंटरी सरेंडर एनी कैप्टिव एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, कि आपने कुछ पाल रखा है, चीता है, तो आप वॉलेंटरी उसको दे सकते हो। कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा और आपको कोई सजा भी नहीं होगी। तो ये सारे प्रोविजन ऐड हुए, इसमें ध्यान रखना कि वर्मिन हटा दिया गया है, वर्मिन हटा दिया गया है। अभी 4 शेड्यूल है टोटल, और जो एलियन स्पीसीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद वर्मिन जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। कंजर्वेशन रिजर्व, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गई, स्टेट गवर्नमेंट ही है।
स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। ये सारी चीजें कौन डिक्लेयर करता है? स्टेट गवर्नमेंट। नाउ फिर आते हैं कि इसके पावर क्या क्या है। तो नो ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड इनसाइड नेशनल पार्क्स एक्सेप्ट वन परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट। तो ये बहुत ही पावरफुल होता है। अगर ऐसे आ जाए तो इसको एक्सट्रीम मत मानना, क्योंकि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पावरफुल बॉडी है, और 2023 में ऐसे स्टेटमेंट आया था, बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था। कोई अगर बाउंड्री को अल्टर करना है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो स्टेट कर सकते हैं, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और ये कब बना था? जो 2002 वाला अमेंडमेंट हुआ था 1972 का। फिर सेंट्रल जू अथॉरिटी इसी के अंदर है, जो रिकॉग्नाइज करेगा, डी रिकॉग्नाइज करेगा एनी जू इन द कंट्री। ये भी स्टेटरी बॉडी है, क्योंकि एक्ट के अंदर बना है। इसका चेयरपर्सन कौन है? इन्वायरमेंट मिनिस्टर। तो ये ध्यान रखना। फिर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसका वाइस चेयरपर्सन होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। इट हैज पावर टू रिव्यू ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर। बहुत पावरफुल है यार, पीएम है। तो ऑल नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करो। ऐसा नहीं होता कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत हो जाते। कॉमन सेंस की बात है कि पीएम है तो करेगा ही करेगा। अभी एक नया अनाउंसमेंट होने वाला है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा। तो आप लोग अपडेटेड रहना। किससे? टेलीग्राम से। लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, क्योंकि वो टेलीग्राम पे होगा। काफी प्राइवेट चीजें रहेंगी उसमें, काफी पर्सनलाइज रहेगा। तो थोड़ा सा उसको आप अपडेटेड रहना, ताकि वो चीजें आपको पता चले। नहीं तो मिस कर दिया तो मिस ही हो जाएगा फिर। नाउ नेक्स्ट आते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, आईएफए 1927। तो ये कब आया था? ब्रिटिश के टाइम आया था। ब्रिटिश के टाइम आया था, तो ब्रिटिश ने सोचा क्यों ना फॉरेस्ट पे रेगुलेशन बनाया जाए। तो उन्होंने ड्यूटी लिवाई किया था टिम्बर पे, कि जैसे अगर आप टिम्बर यूज करते हो तो आपको पैसे देने होंगे। उसने डिक्लेयर किया था, कई सारी चीजें उसमें बात की गई थी। रिजर्व फॉरेस्ट की बात की गई थी। रिजर्व फॉरेस्ट कि मतलब कोई फॉरेस्ट, उसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात की, और विलेज फॉरेस्ट की बात की। देखो, कई सारे फॉरेस्ट होते हैं। देखो, नेशनल पार्क सबसे हाई डिग्री प्रोटेक्शन होता है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। उसके बाद आता है आपका रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है? कोई एक्टिविटीज परमिटेड नहीं होती जब तक कि आपको परमिशन ना दिया जाए। फिर आपका आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थोड़ा सा लेसर होता है। इसमें सारी चीज अलाउड होती है जब तक को आपको प्रोवेट ना किया जाए। फिर आता है आपका विलेज फॉरेस्ट। तो अगर यूपीएससी पूछ ले विलेज फॉरेस्ट की बात किसमें की गई है, 1986 में, 1972 में, फॉरेस्ट राइट एक्ट में, 19 जो एक्ट फॉरेस्ट वाला है 27 में, या फॉरेस्ट वाला एक्ट जो 1980 है। तो कंफ्यूज मत होना, ये 27 वाले में इसकी बात हुई है, विलेज फॉरेस्ट की। अभी एक अमेंडमेंट हुआ था 2017 में, उस पे सवाल आया था 2019 में, कि जो बम्बू वर्ड है, नॉन फॉरेस्ट एरिया, आप जैसे मान लो फॉरेस्ट एरिया, तो यहाँ पे अगर बम्बू है तो आप उसको नहीं काट सकते। लेकिन नॉन फॉरेस्ट एरिया, कहीं ऐसी जगह जो फॉरेस्ट में नहीं आ रहा है, वहां पे बम्बू है, तो उन्होंने उसको ट्री वर्ड से हटा दिया है। तो इट मीन बम्बू ग्रोइंग इन नॉन फॉरेस्ट एरिया विल बी वेव्ड ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन फॉर इट्स फेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इकोनॉमिक यूज। तो बम्बू को आप उगा सकते हो, मतलब उसको काट सकते हो, बेच सकते हो। तो नॉन फॉरेस्ट एरियाज में, ना कि फॉरेस्ट एरिया। नहीं तो पता चला जाके सारे लोग बम्बू जितने फॉरेस्ट में थे गिरा दिए। तो नॉन फॉरेस्ट एरिया में ये ध्यान रखना। और ये आया भी था 2019 में। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 27। अब इसमें तीन चीज बात हुई है। रिजर्व फॉरेस्ट तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, मैंने आपको पहले ही बताया। कॉन्स्टिट्यूट एनी फॉरेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड, ऑल एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। तो यहाँ सारी चीजें बंद होती है जब तक कि आपको परमिशन दिया जाए, नहीं तो बंद होती है। अगर आप ओआरएन रहते हो, तो ओआरएन के आसपास जो एरिया है क्या है? वो रिजर्व फॉरेस्ट है। वहां पे कोई चीज परमिटेड नहीं है जब तक कि परमिशन ना दिया जाए। सब कुछ वहां प्रोहिबिटेड है। तो दैट इज रिजर्व फॉरेस्ट। इसी को बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर बड़ा हो तो। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है? ये भी स्टेट गवर्नमेंट करता है। वेस्ट लैंड नॉट इंक्लूडिंग रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो ऑल एक्टिविटीज आर परमिटेड, यहाँ सारी चीजें परमिट होती है, अनलेस अनलेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए कि नहीं, ये चीजें आप नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा लेसर होता है। फिर आता है आपका विलेज फॉरेस्ट। स्टेट गवर्नमेंट कैन असाइन टू एनी विलेज कम्युनिटी द राइट ऑफ गवर्नमेंट एनी लैंड विच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज रिजर्व फॉरेस्ट। नाउ फिर फॉरेस्ट एक्ट आते हैं जो 1980 में आया था। तो ये क्यों आया था? उस टाइम पे डिफॉरेस्टेशन बहुत चल रहा था, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए आया था। कंट्रोल अनचेक डिफॉरेस्टेशन। Prior approval of central government is required for diversion of forest land for the non-forest purpose। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर फॉरेस्ट विल नॉट जस्ट बी एरियाज रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट लैंड इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड। ऐसा नहीं कि वही फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है, बट ऑल एरियाज विच आर सिमिलर टू द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो बाकी चीजें भी हमें देखनी है। इवन गोदावरम जो केस था वो रिलेटेड था किससे? था फॉरेस्ट से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। उन्होंने भी बोला था उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, द स्टेट आर सपोज टू आइडेंटिफाई नोटिफाई फॉरेस्ट। स्टेट का
भी अपना वो होना चाहिए कि वो फॉरेस्ट आप आइडेंटिफाई करो कहाँ कहाँ है, कैसी क्या चीजें हैं। तो ये फॉरेस्ट एक्ट है, अभी अमेंडमेंट हुआ था, वो सारी चीजें हम करंट अफेयर्स में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 1972, वहां से ज्यादा सवाल आते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्यादा सवाल आते हैं। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया 2006 में, सिक्स में आया। किस लिए आया था? प्रोवाइड फॉर इंटीग्रेटिंग कंजर्वेशन एंड पीपल लाइवलीहुड राइट, स्ट्रेंथन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कि ट्राइबल एरियाज में फॉरेस्ट है, लोग भी हैं, तो कैसे करके फॉरेस्ट भी बचाया जाए लेकिन लोगों को अपना राइट भी दिया जाए। इसीलिए एक्ट आया था, एक तरीके से लीगलाइज करना जो उनके राइट्स हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लिए बात हुई थी ना। तो ये जब एक्ट आया तो इसमें कुछ चीजें इन्होंने बहुत ज्यादा, एक रिवॉल्यूशनरी था जिसको ऐड किया, कि कम्युनिटी राइट्स की बात की इन्होंने, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअली राइट रहेगा, इसमें कम्युनिटी राइट्स भी है, कि बहुत सारे लोग के मिलकर उनकी अपनी एक अलग से राइट है, इन एडिशन टू देयर इंडिविजुअल राइट। फिर इसमें बहुत सारी पावर है कि आप डिसाइड करोगे कैसी क्या चीजें होंगी। इसमें जो टिम्बर, नॉन फॉरेस्ट और टिम्बर जो चीजें होती है वो आप यूज कर सकते हो, भी हम आगे देखेंगे। इसमें कुछ क्राइटेरिया रखे गए कि व्हाट आर फॉरेस्ट राइट एक्ट। इसमें बात हुई है कि जो फॉरेस्ट लैंड है अंडर ऑक्यूपेशन prior टू दिसंबर 13 2005, उसके पहले वाले लोग यहाँ पे, उनको ये सारे पावर दी गई, उनको ये खास करके जितनी भी पावर है वो दी गई। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि मैं बैठ के लिखता हूँ, तो वही है ना कि आप जो आपके दिमाग में उस टाइम पे आती, याद आती चीजें वो बोलते आप चले जाते हो, क्योंकि मैंने 2 3 किताब से पढ़ रखी है छोटी छोटी चीजें। बट ये ऐसी चीजें हैं कि मतलब बार बार सवाल यहाँ से आते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जब भी आप फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में देखो तो अच्छे से पढ़ो। फिर इसमें एक बात और हुई है कि राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, तो इसकी भी बात उसमें हुई है कि ये भी आपका राइट है, किसका? ट्राइबल पॉपुलेशन का। तो कोई भी चीज जो ट्राइब्स को एम्पावर कर रही हो वो सारी चीजें इसमें अंदर है। ग्राम सभा इसमें सबसे पावरफुल बॉडी होती है, उसके परमिशन के बिना आप माइनिंग नहीं कर सकते, उसकी कंसेंट के बिना आप कोई डेवलपमेंट चीजें नहीं कर सकते, कुछ आप डेवलपमेंट प्लान करो तो ग्राम सभा से पूछ के आपको करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी देखते हैं इसके बारे में सेलिएंट फीचर क्या है, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो इम्प्लीमेंट करेगा, दैट इज नोडल एजेंसी। आया था 2021 में सवाल कि कौन मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं, आप ध्यान रखना। फिर राइट कन्फर्ड अंडर द एक्ट शैल बी हेरिटेबल बट नॉट एलिनिएबल और ट्रांसफरेबल, मतलब कि ये इनसे, इनके पास, ये बाप है ये बेटा है तो इनके पास ये राइट चला जाएगा, लेकिन ये दूसरे को नहीं दे सकते, चाचा को नहीं बेच सकते। तो दैट इज एलिनिएबल और ट्रांसफरेबल। और ऐसा भी नहीं कि इसका हटा सकते हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये चीजें ध्यान रखना कि मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेशनल पार्क सेंचुरीज हैं हैव बीन इंक्लूडेड अलोंग विद द रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट। कि अगर नेशनल पार्क्स में भी लोग हैं, हमें पता है ना बहुत एक्सट्रीम होता है नेशनल पार्क्स में, राइट्स नहीं दिए जाते, लेकिन अगर कोई ट्राइब्स है तो उनको राइट दे रखा है इस एक्ट के अंदर में। लेकिन वही जो पहले से वहां ऑक्युपाइड है, ये नहीं कि अभी आप जाके वहां नेशनल पार्क्स में रह जाओ फिर बोले मेरा राइट है मेरा राइट है, नहीं। 2005 के पहले जो उसमें डेट दी गई उसके पहले के जो लोग हैं उनके पास राइट्स हैं, सारे राइट्स हैं। फिर और क्या सेलिएंट फीचर है कि इसने रिकॉग्नाइज किया है प्री एग्जिस्टिंग राइट, कि जो पहले से है, ऐसा नहीं कि अभी आप जाके तो आपको राइट्स मिलेगा। इट secures tenure of existing foreign dwellers but no new rights are being created, वही जो मैंने आपको बताया। ग्राम सभा has been designated as the competent authority for initiating the process of determining the nature and extent of individual and community forest right। तो ग्राम सभा is the most powerful body, तो एक तरीके से empower किया गया है through this act ट्राइबल पॉपुलेशन को। द डिसीजन ऑफ द ग्राम सभा टू रिजेक्ट और अलाउ क्लेम कैन बी अपील बिफोर द कोर्ट। बताओ कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर सेलियंट फीचर की बात करते हैं, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हैव बीन इन्वेस्टेड इन फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछे कि जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, दैट इज मेंशन आर्टिकल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये ध्यान रखना। डिफाइन एरिया अंडर एक्ट एरियाज ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, की कोई नेशनल पार्क्स है उसमें कुछ एरिया होंगे, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, तो ये डिक्लेयर होता है इसी एक्ट के अंदर में। अभी तक फिलहाल कोई भी डिक्लेयर नहीं हुआ है शायद, अगर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो बुक में लिखी चीजें जहां तक मुझे पता है अभी शायद नहीं हुआ है कि कोई भी क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स डिक्लेयर हुआ। अ, अगर है तो आप बताना। फिर FRA identifies Ministry of Environment Forest as a nodal agency to notify a guideline related to
क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। तो ये इसी के एक्ट के अंदर है, बस इतना आप जानो, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, ये क्यों आया था, इसका क्या एम था? तो एक आया था ना कि यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड था, तो उसी उसी से इंस्पायर होके हमने एक अपना नेशनल लेजिस्लेशन में एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। ये सवाल भी आया था 2023 में, मतलब हर 2-3 साल पे यहाँ से भी एक सवाल आ जाते हैं। द एक्ट एम टू रेगुलेटिंग द एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, की जंगल के लोग हैं, उनके पास बहुत सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल नॉलेज हैं कि मलेरिया कैसे ट्रीट करते हैं, डायबिटीज कैसे ट्रीट करते हैं। अब क्या होता है, फॉरेनर आके वो सारी चीजें लेते हैं और जाके उसका पेटेंट ले लेते हैं और वो पैसा कमाते हैं उस चीज को, आयुर्वेद के नाम पे या कुछ ऐसे लोकल मेडिसिन के नाम पे। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोपायरेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट आया था, तो प्रोटेक्ट इंडियाज रिच बायोडायवर्सिटी एंड एसोसिएटेड नॉलेज अगेंस्ट द यूज बाय द फॉरेन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब उनको तो नहीं पता है कि जो उन्होंने अपना बता दिया कि देखो ऐसे मलेरिया ट्रीट होती है, कि ये जड़ी बूटी है, उन्होंने तो खुशी के मारे बताया, लेकिन उस सामने वाले ने उसको जाके यूज किया और उसका पेटेंट ले लिया और वो उसको बेच रहा है और इन लोगों को पता भी नहीं है। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। चेक बायोपेरेसी 3 टियर मैकेनिज्म है, यहाँ पे 3 टियर स्ट्रक्चर है। 3 टियर स्ट्रक्चर, पहला नेशनल होगा, दूसरा स्टेट होगा, तीसरा बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो लोकल लेवल पे होता है। तो 3 टियर मैकेनिज्म है। अब इस एक्ट में पावर है सिविल कोड की, सिविल कोड की पावर है, स्टेटरी बॉडी एक तरीके से। ऑल फॉरेन नेशनल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ एनबीए फॉर ऑब्टेनिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज फॉर एनी यूज, की जो फॉरेन नेशनल है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको परमिशन लेने की जरूरत है, पहले ही जरूरत है। अभी एक अमेंडमेंट हुआ है 2022 में शायद, मैं उसको अलग से डिटेल में कराऊंगा जितने भी अमेंडमेंट है, लेकिन आप बताओ कि उसमें क्या था, इस पॉइंट पे क्या भी अमेंडमेंट आया। Next, Indian individual entities require approval of NBA for transferring result of research within respect to any biological resources foreign nation or organization। कि मान लो कि मैंने कोई रिसर्च किया, अगर मुझे फॉरेन ट्रांसफर करना है, देन ऑल्सो आई नीड अप्रूवल। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक अभी अमेंडमेंट हुआ है, एक आयुष को ऐड किया गया है कि जो आयुष वाले लोग हैं वो फ्री में यूज कर सकते हैं। फिर और क्या चीजें हैं, इंडियन सिटीजन एंटिटीज लोकल पीपल इंक्लूडिंग बैट्स हकीम हैव फ्री एक्सेस टू यूज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन द कंट्री फॉर देयर ओन यूज मेडिसिन पर्पस एंड रिसर्च पर्पस। तो ये आप यूज कर सकते हो बिना अप्रूवल के, बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी फॉर्म ऑफ आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट in or outside India for invention based on research on biological resources obtained from India, prior approval of NBA will be required। अभी इस पे भी एक अमेंडमेंट हुआ है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसका पिन कर दूंगा जिसका मुझे अच्छा लगेगा, ताकि बाकी लोग भी देख लेंगे। करंट अफेयर जब हम करेंगे तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। फिर और क्या क्या है कि जो मॉनेटरी बेनिफिट है, फीस रॉयल्टीज एज ए रिजल्ट ऑफ अप्रूव्ड बाय द एनबीए विल बी डिपॉजिटेड कहाँ पे, नेशनल बायोडायवर्सिटी फंड, और उसको हम यूज करेंगे कंजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ एरियाज फ्रॉम वेयर रिसोर्सेज हैज बीन एक्सेस, कंसल्टेशन विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। की बताओ ये जो आपके यहाँ से पैसा आया है, अभी ये मेरे पास है, बताओ आप लोग इसको कहाँ कैसे यूज किया जाए। देयर इज अ प्रोविजन फॉर नोटिफाइंग नेशनल हेरिटेज साइट, इसी के अंदर है, important from the standpoint of biodiversity by state government in consultation with the local self government। तो नेशनल हेरिटेज साइट आप पढ़ते हो, इसी के एक्ट के अंदर है। ऐसे मत चले जाना कि 86 है जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नहीं, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। फिर आते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में, ये भी 2018 में एक सवाल आया था यहाँ से। तो ये क्यों आया था, एक्सपीडियस डिस्पोजल expeditious disposal of the cases pertaining to the environment issues, कि स्पीडी जजमेंट होना चाहिए। बहुत सारे एनवायरमेंट के केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पड़े होते हैं, तो क्यों ना एक अलग से ट्राइब्यूनल बनाया जाए जो इन्वायरमेंट रिलेटेड चीजें हैं वो उसको जल्दी क्लियरेंस दे। तो स्पीडी जजमेंट होना चाहिए, रिड्यूस करेंगे केसेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से। इसका जो डिस्पोजल है वो 6 महीने में होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई इंडस्ट्री बनने वाली, कुछ केस चल रहा है, 6 साल तक आपने केस ही लड़ोगे तो इंडस्ट्री कब बनेगी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, जरूरी नहीं सारी चीजें प्रोसीजर पे चले। उस टाइम पे उसको अगर नेचुरल जस्टिस लग रहा है तो दे सकता है। नो बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करते हैं। तो पर्टेनिंग टू एनवायरमेंट इश्यूज हमने डिस्कशन कर लिया। अंडर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसको भी सपोर्ट करता है आर्टिकल 21। फास्ट ट्रैक है, 6 महीने में हो जाएगा। ऑर्डर जो है बाउंडिंग है, नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। द ट्राइब्यूनल हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन इफ इट्स फेल, एंड एनजीटी ऑर्डर कैन बी चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट, ना कि हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में होता है विद इन 90 डेज। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। और ये
स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से पावर्स के अंडर आते हैं? वाटर वाला एक्ट आता है, इसमें सेस एक्ट वाला आता है, फिर फॉरेस्ट एक्ट 1980 आता है, फिर एयर वाला एक्ट आता है 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आता है, फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आता है। देखो कौन कौन नहीं आता। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसके प्रीव्यू से बाहर है, पहला। दूसरा, फॉरेस्ट वाला जो एक्ट है 1927 जो ब्रिटिश के टाइम था, वो भी इससे बाहर है। तीसरा, फॉरेस्ट राइट एक्ट। आप लोग बताओ कि 2006 वाला इसके अंदर है या बाहर है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके। नाउ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010, NGT has not been vested with the power to hear any matter related to Wildlife Protection Act। मैंने आपको बताया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इससे रिलेटेड इसके पास पावर नहीं है। वेरियस लॉज इनेक्टेड बाय द स्टेट रिलेटिंग टू फॉरेस्ट ट्री प्रिजर्वेशन। अब एक चीज आप मेरे को ये बताओ कि फॉरेस्ट वाला है इसके अंदर या नहीं है। तो ये नेशनल लेजिस्लेशन है, हमने बहुत जल्दी से चीजें कवर कर ली, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना आप कर लोगे तो आपके जो क्वेश्चंस वहां से आते हैं कवर हो जाएंगे। जब हम करंट अफेयर्स करेंगे ना, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, तो बाकी चीजें वहां से कवर हो जाएंगी। तो मैंने दो तीन किताब से कंपाइल करके आपको पढ़ाया है, जैसे कि, यार मैं नाम भूल जाता हूँ, PMF हो गया, शंकर हो गया, यहाँ सबसे मैंने कंपाइल करके आपको पढ़ाया। तो अपडेटेड रहना टेलीग्राम से, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक अनाउंसमेंट होने वाला है, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज और टेक केयर, हैव ए